हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हर रोज़ हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं उनकी डिस्कशन करते हैं। मैम आपको उनके लिंकेजेस समझाते हैं ताकि अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो न्यूज़ को ब्रॉडर आस्पेक्ट से देख सकें। दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से जैसे सोशल सिक्योरिटी, चाइना का अग्रेशन, बैड बैंक और कि क्या पीडीएस सिस्टम सब पर लागू होना चाहिए। दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं। आप सब लोग डिमांड कर रहे हैं इसका पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब और अपने जो स्लीपी की वेबसाइट पर शेयर करना शुरू कर दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सोशल सिक्योरिटी बिल की ये लाया जाए, इसको लेकर डिमांड तेज हो गई है क्योंकि जैसे जैसे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसके कारण सोशल सिक्योरिटी को तेज करने की बात भी हो रही है कि और लेवल पर सरकार हमें थोड़ा सेफ बनाए। देन दोस्तों, चाइना, ये बहुत जगह पे न्यूज़ है कि चाइना अग्रेसिव हुआ जा रहा है। आज हमने इस पर डिटेल्ड वीडियो भी किया है, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो देपसांग प्लेन्स और कहाँ पर चाइना ने अग्रेशन दिखाते हुए इंडिया में और इनकर्शंस करने के प्लान बना लिए और कहीं जगह तो इंडिया के अंदर भी वो जो हमारी टेरिटरी में घुस गया है चाइना। देन दोस्तों, बैड बैंक क्या होता है, बैड बैंक क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे आज। एंड देन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट लास्ट में एक डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कि क्या हमें अपने पूरे के पूरे सभी नागरिकों को, जितने भी हमारे देश में नागरिक हैं, क्या सभी को पीडीएस, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन जो मिलता है हमें सरकार की तरफ से, क्या ये सभी को मिल जाना चाहिए? क्योंकि इंक्रीजिंगली बहुत से लोग हैं घर वापस गए हैं और जो जिसको रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है, तो उसके तहत क्या ज़रूरी है कि सभी को राशन मिले? कि अगर राशन कार्ड नहीं भी है तो और उसके बावजूद की ज़रूरत ही ना हो किसी को राशन कार्ड दिखाने की, ऑटोमेटिकली पीडीएस मिलना शुरू हो जाए। ओके दोस्तों, जो चाइना के अग्रेशन की बात हो रही है वहां पर अगर हम देखें तो चाइना को ऐसा लग रहा है, बहुत से न्यूज़ आर्टिकल्स में ऐसी बात की गई है, यहाँ पे आपके लिए मैं थोड़ा समराइज करने की ट्राई करता हूँ कि वर्ल्ड ऑर्डर चाइना को लग रहा है क्रम्बल कर रहा है, कि दुनिया भर में कोई ऑर्डर नहीं है। अमेरिका का दबदबा नजर आता था अभी, लेकिन कोरोना के चलते लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अमेरिका में इतनी सारी जो डेथ्स हो गई, उसके बाद यूरोप में ऐसे दिखा कि इतना जो टॉप क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था इटली के पास, वहाँ पर इटली में इतनी ज़बरदस्त तरह से फैला वायरस, तो इस कारण लगता है कि दुनिया भर में कोई लीडर तो नहीं है, एकदम से लीडरलेस वर्ल्ड नजर आना शुरू हुआ। तो इसीलिए चाइना काफी अग्रेसिव हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखें, पड़ोसी हैं चाइना के हम, तो चाइना को दिखता है कि इंडिया की इकॉनमी भी स्लो डाउन हो गई है। यहाँ पर इंडिया में जो CAA NRC जो बिल आया था, उसके तहत इंडिया में बहुत यहाँ पे अपहीवल रहा, काफी जो जगह पे प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद पाकिस्तान के साथ टेंशन, नेपाल के साथ बाउंड्री इशू, अभी रिसेंटली आ रहा है भूटान के साथ भी शुरू हो गया कुछ। तो इस कारण से चाइना चाह रहा है कि अपने आप को अग्रेसिव थोड़ा करके असर्ट किया जाए। तो चाइना अब यूएस के साथ तो पहले ही उनकी जो चल रही थी दो हाथ, उसके बाद ताइवान के साथ, साउथ चाइना सी में उसने वियतनाम एटसेट्रा बहुत सारी कंट्रीज पर और ज़्यादा अपना अग्रेसिव स्टैंड लेना शुरू कर दिया। हांगकांग के साथ भी अपना रुख थोड़ा कड़ा कर दिया है। दोस्तों, ये ऐसा पहली बार नहीं है किसी कंट्री ने ऐसा किया हो। तो अगर हम देखें, जंग जब खत्म हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन ने भी ऐसा ही एक स्टैंड अपनाया था। लेकिन चाइना यहाँ पर सोवियत यूनियन से डिफरेंट क्यों नजर आता है हमें? क्योंकि चाइना की कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है कि मुझे कम्युनिज्म दुनिया भर में फैलाना है, जो कि USSR को हुआ करता था। तो इस कारण से चाइना सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंड करना चाहता है इंडिया में, और जहां जहां पॉसिबल है, जिस जगह पर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, इंडिया को भी वो चाहता है अब उस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत थोड़ा उससे भी एरिया हथिया लिया जाए। दोस्तों, सलामी स्ट्रैटेजी का नाम दिया गया इसे, कि धीरे धीरे टुकड़े काटते थोड़े छोटे हिस्से बढ़ते स्लाइस बाय स्लाइस, जो छोटी स्लाइसेस करके पीस बाय पीस अब हिस्से हथिया लिए जाएं। कभी 40 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर करते अब जो आगे बढ़ता जा रहा है चाइना। तो इसीलिए अब चाइना की जो डोमेस्टिक पॉलिसी पहले था कि डोमेस्टिक पॉलिसी से बहुत ज़्यादा चाइना की एक्सटर्नल पॉलिसी चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डोमेस्टिक पॉलिसी अलग कर दी उन्होंने और एक्सटर्नल पॉलिसी अलग कर दी, एक्सपेंशनिस्ट हो गए हैं काफ़ी अग्रेसिवली। तो दोस्तों, इस पर बात करनी जरूरी। ओके देन दोस्तों, अगली यहाँ पे न्यूज़ थी वो है सोशल सिक्योरिटी बिल को लेके। सोशल सिक्योरिटी बिल की बात यहाँ पे क्यों बहुत ज़्यादा है कि एक, चलो बिहार में इलेक्शन की बात है, लेकिन यूपी में बहुत ज़्यादा रिवर्स माइग्रेशन हुआ एंड माइग्रेंट्स जो थे वापस अपने घरों को गए। तो दोस्तों, वहाँ पर लेबर के राइट्स की बात आई, माइग्रेंट इश्यूज की बात आई, सरकार के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सरकार को क्या क्या करना चाहिए, क्या हर एक इंसान को सरकार प्रोवाइड करे, उस पर बात शुरू हो गई। तो इसको लेके बिल भी आया था जो पार्लियामेंट में पहले से ही जो पेंडिंग है, तो स्टैंडिंग कमेटी के पास वो बिल अभी है और अभी, लेकिन यहाँ पे डिबेट है क्या कोरोना में जब हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रेन है, तो क्या हमें लाना चाहिए, ऐसा बिल पास कराना चाहिए, ऑर्डिनेंस लाना चाहिए? जो काउंटर इसका आर्ग्यूमेंट तो ये हो सकता है डेफिनेटली अभी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो लेकिन एट द सेम टाइम रिसोर्सेज का भी क्रंच है।
दोस्तों अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो टर्म यूज की गई थी बिल में वो है गिग इकोनॉमी। दोस्तों जैसे आप देखते हैं जोमेटो या स्विगी या जो अमेजोन पे जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं वो क्या है, गिग इकोनॉमी का पार्ट है। कि एज सच देखें कि थोड़ा जैसे कोई 4 घंटे कोई 5 घंटे काम कर रहा है जोमेटो के साथ एंड वहां से थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमाने की ट्राई कर रहा है। एक जैसे आप देखते हैं जैसे कि किसी मूवी में या जैसे आप जाकर देखते हैं किसी शो में एक छोटा सा किरदार होता है, वो किरदार आता है अपना गिग पूरा करता है। गिग मतलब एक छोटा सा अपना जो उसको रोल दिया गया वो पूरा करता है एंड आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जो टेम्परेरी फ्लेक्सिबल जॉब्स रहती हैं गिग इकोनॉमी में, एंड यहाँ पर इसी कारण से फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं होते, फ्रीलांसर्स रहते हैं लोग बहुत सारे। और ये गिग इकोनॉमी का भी यहाँ जिक्र है कि सिक्योरिटी, अगर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो गिग इकोनॉमी वाले जो लोग जो उसमें जुड़े हुए हैं उनको भी प्रोवाइड की जाए। एंड इसी कारण जो ट्रेडिशनल हमारी इकोनॉमी रहती है उसमें जो लोग फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं तो उसको अंडरमाइन करती है गिग इकोनॉमी। लेकिन डेफिनेटली ये आजकल अगर जो बिल्कुल जो कॉल ऑफ द मूवमेंट है तो इसीलिए जरूरी है कि इसके बारे में भी बात की जाए गिग इकोनॉमी में जो लोग काम कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कहा जाता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं अपना काम पूरा करते हैं चले जाते हैं। तो गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सभी कुछ है। तो अभी तक ये कवर्ड नहीं है सोशल सिक्योरिटी में, इनको बात की जा रही है कि इनको भी कवर किया जाए एंड सरकार इनको भी थोड़ा सेफ फील कराए। तो दोस्तों जो अभी जो सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है वो 9 डिफरेंट तरह के हमारे देश में लॉज एग्जिस्ट करते हैं, उनको हटा कर लाया जाएगा। दोस्तों ये कौन से लॉज हैं, एंड अगर हमें ये लॉज पता लग जाएं तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि भारत सरकार हमें कौन सी तरह की सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। दोस्तों एक तो कंपनसेशन को लेकर है, इंश्योरेंस, एंड आप देख सकते हैं कि प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ठीक है, एंड देन ग्रेचुटी, वेलफेयर, वर्कर वेलफेयर, और जो ये वाला बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंड, जो दोस्तों ये बहुत भयंकर बहुत बड़ा फंड बन चुका है। अब ये इसमें से बात की जा रही है कि इसमें से पैसा निकालकर बहुत सारे लोग जो घर वापस लौटे हैं उनको जो उनकी सेवा के लिए कुछ पैसा निकाला जाए। देन दोस्तों अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहाँ पर उसमें भी पैसा इकट्ठा होता है। दोस्तों ये बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनको इकट्ठा करके एक सोशल सिक्योरिटी के एक कॉमन बिल के अंदर जुलाया जा रहा है ताकि जो स्ट्रीमलाइन किया जा सके पूरा सोशल सिक्योरिटी का जो हमारा फ्रेमवर्क। देन दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें फटाफट से आपको मैं समझाता हूँ जो बिल में है जानने जरूरी, कि यहाँ पर बात की गई है कि हेल्थ केयर और जो इनकम सिक्योरिटी सभी को मिले। जो भी कोई इंसान काम करने में लगा हुआ है उसको हेल्थ और इनकम सिक्योरिटी दोनों ही मिले। एंड देन इसी कारण से यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और कौन से कितनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, हमें कौन सी संस्थाएं काम करेंगी, अगर काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, और उसके लिए जो आगे पेनल्टी, ठीक है, कि अगर काम सही नहीं चल रहा ऐसा कि जो सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी नहीं मिल रही अगर, तो उसके लिए पेनल्टीज भी लगाई जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अब यहां पर हम नेक्स्ट अपनी न्यूज की तरफ आते हैं, वो है अबाउट बैड बैंक। दोस्तों बैड बैंक बहुत ही पुराना टॉपिक है, हमने अपने वीडियोस में अनंत बार कवर किया है। मैं क्विकली आपको समझाता हूं बैड बैंक होता क्या है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं बहुत से हमारे बैंक्स में जो एसेट्स उन्होंने बनाए, एसेट्स मतलब आगे उधार दिए पैसे, वो कि उम्मीद करते हुए कि कल ये 4 पैसे कमा के लाएगा मेरा उधार, इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, तो वो वापस नहीं मिला, नॉन परफॉर्मिंग हो गया और नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, तो वापस नहीं आया। तो उस कारण से बैंक के जो पैसे गए थे, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपया दिया था, वापस उम्मीद थी कि 1 करोड़ 10 लाख आएगा, लेकिन वो 1 करोड़ भी जाता रहा और बैंक का एसेट बन गया नॉन परफॉर्मिंग। एंड उसके बाद ग्रेजुअली बैंक्स के पैसे तो चले गए। तो अब क्या हुआ, अब जैसे आपको पता चला, आप इन्वेस्टर थे, आपको पता लगा कि अरे इस बैंक के तो बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, तो मैं तो इस बैंक में बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इन्वेस्टर थे आप, तो इन्वेस्टर भी चले गए, तो इस कारण बैंक्स का बहुत नुकसान हो गया। तो बैंक्स अब क्या चाहते हैं कि जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इसको निकालकर सारे के सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इकट्ठे किए जाएं एंड ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहां डाल दिए जाएं, बैड बैंक्स में। ठीक है दोस्तों, तो बैड बैंक की क्रिएशन की जाएगी एंड बैड बैंक में डाल दिए जाएंगे सारे के सारे बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उससे फायदा क्या होगा दोस्तों, फायदा क्या होगा कि जो बैंक्स की जो बुक्स हैं, बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे, वो उनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दिखने बंद हो जाएंगे एंड वो बुक्स अब क्लीन हो जाएंगी ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। तो इस कारण से क्लीन बुक्स यहाँ पे हमें दिखाई देंगी। तो एंड दोस्तों इसी कारण से जो बैंक का जो बैड लोन का बर्डन है वो भी जाता रहेगा एंड एक बैड बैंक बना दिया जाएगा जिसमें सारे के सारे एनपीएज ही होंगे एंड अकॉर्डिंगली मैनेज करेगा। तो इसी कारण देखिए, लेकिन दोस्तों भी यहाँ पे एक बात नजर आती है जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है
है कि हमारे देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश में बैड लोन की समस्या खत्म नहीं होती। कि तो उस कारण क्या हमें लाना चाहिए बैड बैंक? दोस्तों यहाँ पर एक बात है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती हैं, बैंक से जो ये एसेट्स हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो नहीं काम कर रहे, जो अब बिल्कुल ऐसे जो लोग पैसा लेके भाग गए, कुछ भी हुआ, तो उस कारण से अब जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो ये एनपीएस को खरीद लेती हैं एंड इन एनपीएस को खरीद के ट्राई करती हैं उसको रिकवर करने की, ट्राई करती हैं उसको जो अगर कोई प्रोजेक्ट रुक गया तो उसको चलाने की। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सस्ते में ही लोन बैंक से ले लेती हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक ने अगर 100 करोड़ रुपए उधार दिया हुआ था तो बैंक वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आएगी, बोलेगी आप ये 100 करोड़ छोड़िए, मैं आपको 40 करोड़ रुपए पे करती हूँ, आप ये लोन मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं ऑटोमेटिकली देख लूंगी मुझे कैसे इसका पैसा निकलवाना है। ठीक है, तो डिस्काउंट में वो बैंक से पैसा जो पैसा देकर डिस्काउंट लेकर ये पैसा ले लेती हैं एंड दे देती हैं बैंक को, एंड अकॉर्डिंगली ये एसेट अपने पास ट्रांसफर करा लेती हैं, ये उम्मीद करते हुए कि हम इस एसेट को चला लेंगे। लेकिन दोस्तों इससे होता क्या, बैंक को तो 60 करोड़ का स्ट्रेट अवे नुकसान हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट अवे। 100 करोड़ दिए थे, सिर्फ 40 रिकवर हुए। कहां उम्मीद थी कि 100 करोड़ से हम 110 करोड़ बनाएंगे, तो वो नहीं हुआ, बैंक को स्ट्रेट अवे लॉस हो जाता है एआरसी से। एंड उसके बाद जो अगर सरकारी बैंक है, अगर देखें तो सरकारी बैंक में तो टैक्स पेयर का पैसा भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड ही है एक तरह से सरकार के थ्रू, तो उसका भी वहां पर लॉस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अब क्या उम्मीद की जा रही है कि एक बैड बैंक, एक बड़ा बैड बैंक बनाया जाए, जो कि बैंक्स जिसके ओनर हो एंड अकॉर्डिंगली अगर पैसा वापस आए तो बैड बैंक्स के अगर पैसा रिकवरी हो अगर, तो बैड बैंक्स के थ्रू बैंक्स को भी रिकवरी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए एक ये एआरसी से एक ब्रॉडर आइडिया है, बैड बैंक बहुत सी जगहों पर दुनिया में बनाया भी गया आज तक, एंड इंडिया भी चाहता है इसको जो अब शुरू करना। ओके दोस्तों, आप ये वीडियो सर्च करेंगे अगर, तो हमने इसको बैड बैंक को और डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और जानना। ओके देन दोस्तों, अंत में मैं चाहता हूं एक सिंपल सी एक चीज आप और डिस्कशन जो करें, जो कुछ मुझे कमेंट्स में बताएं। एक यहां पर एक बात नजर आ रही है कि बहुत से लोग हैं घर वापस जा रहे हैं मनरेगा, वहां जाके उनको जो एक सिंपल सा एक उनके पास जो जॉब एवेन्यू बचा है वो है मनरेगा, कि मनरेगा में अनस्किल्ड काम करेंगे एंड कुछ पैसे कमाएंगे डेली। तो दोस्तों अब यहां पर बात आती है कि अगर उसके बाद अगर उनको जाके अनाज खरीदना एक्सेट्रा, तो उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी की बात चल रही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड। लेकिन उसके बाद क्या हमें अपने पूरे देश में जो हमें राशन मिलता है सरकारी दुकानों से, तो क्या हमें उसको यूनिवर्सलाइज कर देना चाहिए कि कोई भी जाए सरकारी दुकान पर बोले कि मुझे अनाज चाहिए, उसको अनाज मिल जाए? तो क्या ये बात सही है कि ऐसा होना चाहिए? कि क्यों हमारे देश में जब इतना अनाज पड़ा है, इतना जब गोडाउन्स भरे पड़े हैं, तो क्यों हम लोगों को ऐसे भूखे सोने देते हैं? या फिर हम उनको जो अगर कोई कम इनकम कमाता है तो वो खरीद भी नहीं पाता, या किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसको अनाज नहीं मिल पाता, तो क्या ये वक्त आ गया कि हम यूनिवर्सलाइज कर दें? यूनिवर्सलाइज मतलब कोई भी आके मांगेगा, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे उस स्टेट का है चाहे उस स्टेट का नहीं है, जैसे भी उसको आकर पीडीएस शॉप पर जो राशन की हमारी दुकान है उस पर आकर अनाज मिल जाएगा, या जैसे भी जो प्लान किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या ये सही स्कीम है, या इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? एक तरह से आप इसको सोचिए, इमेजिन कीजिए। ठीक है, बस एक छोटा सा हमारा अटेम्प्ट था कि आपको दिन भर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज चल रही है उस पर एक नजर बनाए रखें। इसके बियॉन्ड हम चीजों को और डिटेल में सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे दोस्तों प्री क्योर में। जैसे प्री क्योर कल इकोनॉमी का डिस्कस किया था, इकोनॉमी की मैंने जो सब हफ्ते भर की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें थी डिटेल में डिस्कस करी। हर एक सब्जेक्ट का आपको प्री क्योर मिलता जा रहा है, आप उसको पढ़ते रहिए। एंड सुबह हम बिग न्यूज डिस्कस करते हैं। आज हमने चाइना को डिस्कशन की, मैंने आपको बताया, एंड देन उसके बाद हम अंत में दिन के हम प्रीमिक्स डिस्कस करेंगे, जहां पर हम कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं आकर उसको भी देख सकते हैं, नॉलेज में बढ़ोतरी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।